इफ, क्वेश्चन पूछता है, इफ इफ n number of bullet, if n number of bullet of mass m is fired with, is fired with gun, fired with velocity v from a gun, from a gun. आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? अच्छा. From a gun. If n number of bullet of mass m is fired with velocity v from a gun, and it hits the wall, it hits the wall, तो इसमें दो केस हो जाते हैं, इसमें दो केस हो जाते हैं. पहला केस, पहला केस सुनना, पहला केस क्या है? द बुलेट रिकॉइल, है ना, द बुलेट रिकॉइल, या रीबॉन्ड भी कई बार बोला जाता है. सो द बुलेट रीबॉन्ड, सो द बुलेट रीबाउंड्स. इसका कहने का तात्पर्य क्या है? रीबाउंड हो रहा है वो, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि आपने जो बुलेट को जब छोड़ा, तो रबर का बुलेट था, मान लीजिए रबर का बुलेट था, वो गया वॉल पे, रबर का बुलेट था, वो गया वॉल पे, वॉल पे टकराया, और टकराने के बाद, वॉल पे टकराया और टकराने के बाद वो बुलेट बाहर आया है, रिवर्स आ गया, है ना, गया टकराया और टकराने के बाद रिटर्न आया. अच्छा, तो अगर रिबॉन्ड होगा तो चेंज इन मोमेंटम बताना है अपने को, है ना, चेंज इन मोमेंटम बताना है. तो देख बेटा, ये टकराया और ये वापस आया, है ना, तो एम वी. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा बेटा? हम लोग बता सकते हैं क्या कितना होगा चेंज इन वेलोसिटी? तो चेंज इन वेलोसिटी अपने को दिख रहा फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप फाइनल को अगर पॉजिटिव ले ले तो माइनस माइनस ऑफ माइनस, तो ये टू वी आ गया. यानी चेंज इन मोमेंटम कितना आया? तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? कितना आया? चेंज इन मोमेंटम आया है अपने पास टू टाइम्स एम वी. अब बोला जाए इफ एन नंबर ऑफ बुलेट, है ना, इज फायर्ड, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट ऑफ मास एम इज फायर्ड पर सेकेंड, चलो यहां पे लिख देते पर सेकेंड, पर सेकेंड. तो जरा इस लाइन को समझना, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड और चेंज इन मोमेंटम अपने को ऑलरेडी पता है ना, तो अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, n क्या है? नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड, तो मोमेंटम अपॉन सेकंड आ जाएगा, तो क्या निकलेगा? वो फोर्स आ जाएगा. यानी अगर मैं इसे फोर्स बोलूं तो फोर्स कितना निकलेगा? वो आएगा n टाइम्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि n की यूनिट क्या है? n की यूनिट क्या है? नंबर अपॉन सेकंड है, नंबर ऑफ बुलेट अपॉन सेकंड है. तो इसको आप लिखेंगे तो कितना आ गया? ये f की वैल्यू आ गई ट्वाइस m n v के बराबर. ठीक है, सेकंड केस इसका देख रहे हैं बेटा, फर्स्ट केस सबको समझ में आया? आइए बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि मान लो ये रिबॉन्ड नहीं करे, अगर ये डज नॉट रिबॉन्ड करे, रिबॉन्ड करे, अगर रिबॉन्ड नहीं करा मतलब क्या? ये टकरा कर रह जाए. तो अगर ये टकराया, बुलेट अंदर टकराया और दीवार में ही रह गया, ठीक है, तो रिबॉन्ड तो नहीं करेगा. यानी उस केस में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, इनिशियल मोमेंटम एमवी, मतलब चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आप एमवी बता सकते हैं. अगर एन नंबर ऑफ फोर्स आया या एन नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड आया, तो फोर्स को आप कितना लिख सकते हैं? फिर एन एम वी के बराबर लिख सकते हैं. समझ में आया क्या? है क्या बेटा? तो यस सर। अपना केस क्या है? अपना केस क्या है कि अ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम अ पाइप, है ना, दिस वाटर स्ट्राइक ऑन द वॉल विच इज इन फ्रंट ऑफ इट, देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वॉल, अपने को ये बताना है. ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं. आ जाओ भाई साहब, कलर 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 कलर, चलो ले लेते हैं. यहां से मान लो कोई भी पानी अपना निकल रहा होगा, तो इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी, ये एरिया होगा अपने पास, है ना. इस एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पाई आर स्क्वायर होगा ये. ठीक है, एरिया होगा जिसे आप आर या एरिया भी रख लेते हैं. आ जाओ, यहां से अपने पास कोई वाटर का एलिमेंट लिया हम लोगों ने, dx एलिमेंट का. ठीक है, तो ये वाटर एलिमेंट लिया है हम लोगों ने, ये वाटर का एलिमेंट लिया है dx का, ये वाटर का एलिमेंट लिया है हम लोगों ने dx का. अच्छा,
आइए बेटा, अब अपन क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है ना, अपने को पता है dp अपॉन dt होता है। ये जो वेलोसिटी निकल रहा है ये कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dm अपॉन dt। अच्छा, अब मास को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, मास को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एरिया तो अपने को पता है, एरिया तो अपने को पता है, मान लो dx एलिमेंट का हम लोग dm मास, इसका dm मास ले रहे थे, तो एरिया तो जितना पाइप से निकल रहा होगा उतना ही एरिया है, लेंथ है dx, आ गया अपने पास। तो अब फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स को लिख सकते हैं v, डेंसिटी इंटू एरिया तो कांस्टेंट ही है, ये आया dx अपॉन dt। यानी कि फोर्स को आप क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया, dx अपॉन dt क्या होगा, वेलोसिटी के बराबर। यानी जो फोर्स आया है विथ विच द वाटर इज हिटिंग ऑन द वॉल और द वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप, ये वही दोनों फोर्स है कि this force is equal to force with which the water is force with which the water is coming out of the pipe, the water is coming out from the pipe, out from the pipe, from pipe। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, from pipe, सर एक बार coming रिपीट out, कर दीजिए। coming out from pipe। ठीक है, चलो रिपीट करते हैं। ठीक है, एक पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा, वापस से रिपीट कर रहे हैं, तो एक पाइप से पानी निकल रहा है अपने पास, मान लो कोई भी वाटर का एलिमेंट है dx, ठीक है, तो dx का मास dm है, जो वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है वो है v। अपने को फोर्स क्या पता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना, मोमेंटम। अब मास लेते हैं अपन, क्योंकि मास फ्लो रेट हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो मास को हम लोगों ने ले लिया क्या, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो डेंसिटी एरिया कांस्टेंट v कांस्टेंट बाहर निकल गया, dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt को आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं, है ना। तो फोर्स कितना आया, फोर्स आया रो ए वी स्क्वायर, ये वही फोर्स है जिससे जिससे ये पानी बाहर निकल रहा होगा, ये पानी बाहर निकल रहा होगा, और ये वही फोर्स है जो दीवार पे टकरा रहा होगा, दोनों सेम फोर्स है। ठीक है, देते हैं हम लोग, रो का नाम होता है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। ठीक है, जैसे ही मास डेंसिटी बोल दिया गया, मतलब आप मास को डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम से, तो मास होता है अपने पास, इसका मैंने यूनिट मेजरमेंट में बताया था आपको, डायमेंशंस बताया था, तो ये है m और ये क्या है l क्यूब। ठीक है, अगर आप इसका यूनिट लिखना चाहें तो kg पर मीटर क्यूब है यूनिट, डायमेंशन ये रहा। ठीक है, आइए, कॉपी कर चुके सभी लोग इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बॉम्ब एक्सप्लोजन केस, बॉम्ब एक्सप्लोजन केस। अच्छा, बॉम्ब एक्सप्लोजन, देखो बहुत शानदार बात है बेटा, बॉम्ब को लिया अपन ने, फेंक दिया, तो क्या बॉम्ब जब फूटा था तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा था क्या बेटा, बॉम्ब जब फूटा था कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा था क्या। देखो बेटा, क्या बॉम्ब जब फूट रहा था तो अपन बॉम्ब के ऊपर चढ़ के हथौड़ा लेके उसको मार रहे थे क्या, भाई फूट तू फूट तू, ऐसा किए थे क्या कभी हम लोग। नहीं सर, नहीं टकराया ना? था ना इसलिए फूटा ना। नहीं, देखो दीपावली में बम फोड़ा है, क्या करते हैं अपन, जलाते हैं वो ना, बम क्या? कोई भी बम ले लो, कोई हाँ, भी बम ले लो, आप कोई भी बम ले लो आप, वो ग्रेनेड का बोलिए सर, ग्रेनेड ग्रेनेड। भी ले ले, हाँ ग्रेनेड भी ले ले, उसको भी लेके फेंकेगा तू, तो जरूरी नहीं वो टकराएगा तभी फूटेगा, हाँ, यस है सर, ना। समझा। ठीक है, तो फूटेगा जरूर, ये बात है, तो वो फूटना यस तय सर। है ना। तो मान ले बॉम्ब यहां से फूटने वाला है, बॉम्ब फूटने वाला है। तो अब बॉम्ब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इंटरनल फोर्स है, क्यों, बॉम्ब जला, रिएक्शंस हुए, बॉम्ब के अंदर रिएक्शंस हुए, वो रिएक्शन इतने ज्यादा थे, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतना ज्यादा था, वो एनर्जी इतना ज्यादा था कि एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो गया, एनर्जी हीट फॉर्म में चेंज होने लगा, और हीट के साथ वो साउंड भी प्रोड्यूस करा, लाइट भी प्रोड्यूस करा। तो बॉम्ब जब फूट रहा है, बॉम्ब जो फूट रहा है, तो उस टाइम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, है ना। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 0 के बराबर। अच्छा, तो ये बॉम्ब फूटा, फूटा, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, कंजर्व होगा, यानी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, और इनिशियल मोमेंटम तो रुका हुआ था, ये था रुका हुआ। ठीक है, तो ये रुका हुआ था, मान लो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, तो क्या होना चाहिए, एक पार्टिकल यहां रहा, ये पार्टिकल कहीं इधर गया, इसका मान लिया v1 वेक्टर, ये मान लिया m1 वेक्टर, दूसरा पार्टिकल कहीं इधर गया,
m2 वेक्टर v2 वेक्टर, तीसरा पार्टिकल किसी और ही डायरेक्शन में चला गया, है ना, तो तीसरा हम लोग लिख दिए m1 और m3 और v3 वेक्टर। तो आप क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम जीरो है ना, तो जीरो इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू वी वन वैक्टर प्लस m2 इंटू वी टू वैक्टर प्लस m3 इंटू वी थ्री वैक्टर। ठीक है, तो इस सब की वैल्यू किसके बराबर कर दी जाए, सबकी वैल्यू किसके बराबर कर दी जाए, जीरो के बराबर, तो जीरो को मैं हटाकर पीछे ही लिख देता हूं ताकि दोबारा लिखने का जरूरत ना पड़े, तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आया? इस सवाल को करते हैं बेटा, ये सवाल क्या बोल रहा, सभी लोग ध्यान देना, कि एक मास बॉम्ब है जिसका मास कितना दिया, 1 kg, ये रेस्ट पे है, अ बॉम्ब ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट explodes and break into three fragment of masses, break into three fragment of masses in the ratio of 1:1:3। ठीक है, masses में break कर रहा, two pieces which are equal mass fly off perpendicularly to each other with speed 15। तो तीसरे का बताना है। देखो बेटा, यहां पर एक बॉम्ब था अपने पास 1 kg का, अच्छा, ये टूट रहा है, तो अगर हम लोग मान लें एक का मास x था तो दूसरे का मास कितना हो जाएगा, x था, और तीसरे का मास 3x था। तो टूटने के बाद क्या बोला है, जो जो इक्वल मास है वो राइट एंगल ट्रायंगल में जा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर भाग रहे हैं, तो एक इधर भागने लगा, दूसरा इधर भागने लगा। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, दोनों भागने लगे 15 मीटर पर सेकंड से, और ये भी जा रहा 15 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, तो अपने को बताओ, देखो बेटा बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इन दोनों का रिजल्टेंट प्रेस मोमेंटम किधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, होना चाहिए ना इन दोनों का रिजल्टेंट। अरे यस ये पी एक्स यस वैक्टर है सर। बेटा, यस सर। ये यस पी सर। वाई वैक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पी जेड वैक्टर या रिजल्टेंट वैक्टर होना चाहिए। कितना होता है सर, हम लोग जानते हैं बेटा कितना होता है, कितना होता है, अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, यानी ये कितना आएगा बेटा, एक्स टाइम्स ऑफ 15 आ जाएगा ना। अच्छा, इन दोनों का मोमेंटम बेटा इधर है, ऊपर की तरफ है, अपने को क्या पता, अपने को क्या पता कि मोमेंटम कंजर्व रहना है, मतलब फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहना है। तो अगर बेटा कि ऊपर की तरफ मोमेंटम है, अगर बेटा ऊपर की तरफ मोमेंटम है, ऊपर की तरफ मोमेंटम है, तो फाइनल दूसरा उसका मोमेंटम भी किधर, पीछे की तरफ आएगा, नीचे की तभी तो तरफ। फाइनल मोमेंटम जीरो। बस ये अपने को समझ में आया, तो हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा सर ये रहेगा, तो इसका मान लिया मैंने वी फाइनल इधर है, मास कितना था 3x है, तो दोनों को बराबर कर दो, है ना, 3x इंटू, सॉरी ये 15√2 हो जाएगा ना, 15√2 हो जाएगा, तो 3x इंटू वी फाइनल मस्ट बी इज इक्वल टू x इंटू 15 इंटू √2, यानी यहां से वी फाइनल कितना आया अपने पास, 5√2 आया। समझ में आया क्या, समझ यस में सर। आया क्या? अगर मैं बोलूं बेटा, इसी सवाल में, सेम सवाल में बोलूं कि फाइंड एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पार्टिकल, तो ये मेरे लिए फर्स्ट था मान लो, ये सेकंड था, ये थर्ड था, तो एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कितना होगा, कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा ना बेटा, होगा, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, हम लोग बता सकते हैं क्या कितना एंगल होगा ये कितना एंगल होगा, देखो पूरा का पूरा 90 लाइन, नहीं, पूरा का पूरा लाइन कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 180 था, इसमें से 45 डिग्री कम, है ना, इसमें से 45 डिग्री कम, तो ये वाला कितना होगा बेटा, वन, ये वाला कितना होगा 180 माइनस 45, यानी ये आ जाएगा 135। समझ में आया क्या, यस यस आया सर। सबको समझ यस में? सर। यस सर। इसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल क्या बोल रहा, पढ़ ले, पहले सवाल को पढ़ें और पढ़ते के साथ लिखना स्टार्ट करें कि क्या क्या पूछा है। 6 kg का बॉम्ब है जो रेस्ट किया जाता है, एक्सप्लोड करता है तो 3 इक्वल पार्ट्स में, PQR, मतलब सबका मास कितना होगा, 2 kg 2 kg एंड 2 kg होगा। अच्छा, फ्लाइज विथ 30 मीटर पर सेकेंड एंड क्यू फ्लाइज विथ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो अपने पास P एंड Q दोनों जा रहा, P एंड Q दोनों जा रहा। अच्छा,
तो इधर मान लेते हैं हम लोग P, इधर मान लेते हैं Q, यहाँ पे अपना जा रहा ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा, P कितने से जा रहा था 30 से, और ये जा रहा 40 से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोग ले लें तो वो कितने से जाएगा, अपने को पता है 50 से जा रहा होगा। और ये एंगल थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या थीटा बेटा, थीटा निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। थीटा इज इक्वल टू टेन, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है 40/30 यानी 4/3। 4/3 को कैसे हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं 3, 4, 5, ये होता है 53, उधर होता है 37। तो 1037 कितना आ जाता है, नहीं अपने को 4/3 चाहिए, तो 1053 कितना हो जाता है, 4/3 आता है। ठीक है, यानी ये 53 डिग्री है। अच्छा, और क्या बोल रहा, देन एंगल बिटवीन पी एंड आर। अच्छा, पी तो इधर है और कंजर्वेशन का मोमेंटम के कारण ये किस तरह होना चाहिए, पीछे की तरफ होना चाहिए आर। तो ये एंगल आपको बताना है। बस निकालने में क्या दिक्कत है बेटा, ये कितना आ जाएगा 180 180 माइनस 53 53, यानी कितना आ गया 127। 27। मान लो अगर अपने पास सवाल ये पूछ देता बेटा कि पी आर एंड क्यू में बताइए, तो अगर 53 ये है तो ये कितना होगा 37, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 37, निकाल लेंगे हम लोग, आ जाएगा ना 143 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नहीं किए थे, बुलेट वाला किए थे ना, जो गन से निकल रहा है तो कितना लगेगा, किए थे ना आज, स्टार्टिंग वहीं से किए थे। तो देखो गन वही बोल रहा है कि एक मशीन गन है जो कि n नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड से फायर कर रहा। अच्छा, हाँ यस सर, है हो ना, गया ये भी। हो गया ना, मास m है, बुलेट हिट करता है और रिबाउंड करता है, तो हमेशा चेक करें रिबाउंड कर रहा है ना, अच्छा रिबाउंड में ट्वाइस यस एम सर, एन टू यू। एन एम यू। चलो बहुत बढ़िया, आगे आते हैं, इसमें अभी अपन करने लायक है क्या, इसमें चेंज इन मोमेंटम, हाँ ये सभी आप ट्राई कर सकते हैं, यहां तक अभी आप बिंदास से ट्राई कर सकते हैं, ना हो तो बताइएगा, उस सवाल को हम लोग वापस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर बता देंगे चलेंगे। ठीक है, आइए बेटा। सर स्क्रीनशॉट लेना था, एक बार कर अच्छा, दीजिए। चलो, ये आज रात में देखूंगा मैं, अगर मौका मिल गया मुझे तो हम लोग इसको कर लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम अभी नहीं, नहीं, चलो पीछे स्लाइड ले जाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, कुछ कॉमन फोर्सेस हैं उस पे सर हम, हो गया सर। चलिए, ये वाला तो नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम अभी नहीं आएगा, रुक जाओ। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम अभी दे दिया जाए क्या, पहले कॉमन फोर्सेस बता देता हूँ फिर बताऊंगा। चलो, अपने पास नेचर में कुछ कॉमन फोर्सेस होते हैं, कॉमन फोर्सेस, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। आ जाओ, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, इसके बाद हम लोग एफबीडी करेंगे। कॉमन फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, कुछ कुछ से बहुत कॉमन फोर्सेस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला तो होता है वेट, फर्स्ट वन इज वेट। ठीक है, वेट क्या होता है, हम लोग अगर बोले तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, सर वेट तो मास के बराबर नहीं। वेट क्या है, ये वो फोर्स है जिसके कारण अर्थ आपको अपनी तरफ खींच के रख रहा है। तो ये क्या है, इट इज एक्चुअली अ ग्रेविटेशनल पुल, इट इज ग्रेविटेशनल, इट इज ग्रेविटेशनल पुल, इट इज ग्रेविटेशनल पुल, है ना। किसा ग्रेविटेशनल पुल है, इट इज ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, या ऑन ऑब्जेक्ट, या ऑन ह्यूमन, या ऑन ऑब्जेक्ट भी लिख दे तब भी चलेगा, कोई बात ही नहीं है, सभी का मास है। आ जाइए, दूसरा वेट, दूसरा कॉमन, स्प्रिंग फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस। अच्छा, अब इस पे हम लोग बेटा थोड़ा सा चर्चा करेंगे, स्प्रिंग फोर्सेस पे, है ना। देखो, हम लोग बनाते हैं स्प्रिंग फोर्स, मान लीजिए अपने पास कोई एक स्प्रिंग है, मान लीजिए अपने पास एक स्प्रिंग है, तो ये अपने पास एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ। तो जब स्प्रिंग को आपने खींचा नहीं है, जब स्प्रिंग को आपने खींचा नहीं है, तो क्या है, उसका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ में ही, ये इसका नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ मतलब रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को आपने खींच दिया, इलोंगेट हो गया, तो अब स्प्रिंग पे छोटू सा पार्टिकल बनकर बेटा बैठ जाओ, यहां पर दो पार्टिकल बनकर बैठ जाओ,
तो आपको क्या एहसास होगा कि आपको कोई खींच रहा, तो आप अपने बाजू वाले को क्या, भाई मत जा तू, पकड़ के रखोगे उसको, अपने तरफ खींचोगे, अपने तरफ खींचोगे ना बेटा आप। तो आप अपने तरफ जो खींच रहे हो, यानी फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ पार्टिकल का, आगे की तरफ। बट स्प्रिंग कैसे फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग उसको पीछे की तरफ खींच रहा, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा पीछे की तरफ। कितना लगाएगा, आप जितना ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग उतना ही ताकत से आपको पीछे की तरफ खींचेगा, यानी दिस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। बट किधर है, माइनस के साथ है, पीछे की तरफ क्योंकि फोर्स लग रहा। और इसी स्प्रिंग फोर्स को, इसी कांस्टेंट को आपने हटाया तो माइनस के एक्स आया। के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट, के को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, के को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा कि फोर्स इज, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, में लग रही फोर्स बिल्कुल, स्प्रिंग फोर्स के इज खींचने इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू एक्स, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब बेटा इसमें देखो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में लग रहा ना, दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम एटम एक दूसरे को खींच रहे कि भाई मत जाओ। तो इसीलिए ये जो फोर्स है इसका नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, एटम एटम के बीच में लग रहा है इसीलिए। ठीक है, समझ में आया क्या, यहां तक सबको समझ। देखो बेटा, उसी का बात हम लोग करने वाले हैं कि अगर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाए, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाए, आओ स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं। तो ये स्प्रिंग को छोटा बना दिया आपने, ठीक है, यानी यहां पे फोर्स लगाया आपने इसको छोटा, या एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, देखो फोर्सेस में भी दो है, जो खींच रहा होगा ये है फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल, और स्प्रिंग का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा। तो अभी जो मैंने पुश किया है ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इसका हुआ पीछे की तरफ। ठीक है, अब आप दो वापस से वही दो पार्टिकल या दो चीटा बनकर बैठ जाओ। ठीक है, अगर मैं उसको खींच के दबा के, आप ही को दबा दो चारों साइड से, एकदम यूं लगा बीच में आप हो, आपको दबा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, भाई तू इधर जाना, भाई तू इधर जाना, क्या बोलोगे। एक सीट में अगर मैं, अगर एक ही डेस्क में अगर 5 आदमी को बैठा दूं, तो आप क्या करोगे, सामने वाले को इधर धक्का दोगे, इधर धक्का दोगे, कि अपने आप को क्या करोगे, आप उसको फैलना चाहोगे। तो आप क्या लगाओगे, आप कैसे फोर्स लगाओगे, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो दूर जाने के लिए फोर्स लगा रहा, अवे फ्रॉम द, देखो फोर्स को दिमाग में रखना, हमेशा वो टू द सेंटर या नेचुरल पोजीशन वाले पॉइंट पे के तरफ ही जाएगा, वो नेचुरल पोजीशन पे ही वापस जाना चाहेगा वो। तो ये है नेचुरल पोजीशन, यानी स्प्रिंग का फोर्स अभी भी देखो बेटा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ही लग रहा। समझ में आया, समझ में आया, आइए देखो बेटा, ये जो फोर्स होता है ना अपने पास, के होता है, के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, के की कुछ प्रोपोर्शनैलिटी होती है। तो k इज प्रोपोर्शनल टू, k इज प्रोपोर्शनल टू, इसको हम लोग आगे भी बात करेंगे, जब हम लोग सॉलिड पढ़ेंगे तब बात करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा काम है इसलिए बता देता हूँ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू a अपॉन एल के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी कैसे होती है, a अपॉन एल के बराबर होती है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को जनरली बोलते हैं y, ये यंग्स मॉडुलस आएगा, अभी जरूरत नहीं है। तो फोर्स इज इक्वल टू a अपॉन एल के बराबर है। ठीक है, y आएगा यंग्स मॉडुलस, अभी मत समझो, बाद में समझेंगे यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस कहलाता है, बाद में समझेंगे, अभी नहीं, प्रॉपर चैप्टर ही है। अच्छा, तो देखो बेटा, यहां पर जो अपने लिए काम की बात है कि स्प्रिंग कैसे प्रोपोर्शनल है वो देखो। अगर आपने सेम स्प्रिंग लिया है, इसी स्प्रिंग को मान लो मैं कट कर देता है यहां से, तो स्प्रिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो तो सेम है ना, वाई भी सेम है, यानी स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/(L), स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 लेंथ के, ये अपने को पता है। मान लीजिए बेटा अगर मैंने स्प्रिंग को कट कर दिया, स्प्रिंग को कट कर दिया, तो दो स्प्रिंग बन गया कट करने के बाद। अच्छा, एक स्प्रिंग यह है और ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो मान लीजिए हम लोग लिखें कि इसको हम लोग 3:2 के रेशियो में कट कर रहे हैं, इसको 3:2 के रेशियो में कट कर रहे हैं। तो ये आ गया अपने पास 3 और ये आ गया
ये आ गया अपने पास 3 और ये आ गया 2 के रेशियो में कट कर रहे हैं, L1 L2। ठीक है, तो L1 टोटल लेंथ था अपने पास, L टोटल लेंथ था L, इसी को कट किया है, टोटल लेंथ था इसका L। तो L1 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, L1 को क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं क्या कोई? L1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? रेशो में निकालना हो तो आप टोटल देखिए पहले, टोटल है लेंथ L, है ना, रेशियो टोटल देखो 3:5, तो ये किसके बराबर होगा, 3, जिसके लिए आप निकाल रहे हैं बाई टोटल, वो कितना 3/5 ऑफ L। तो L1 आ जाएगा 3/5 ऑफ L। सिमिलरली L2 आप कितना बताएंगे, 2, टोटल है 5, 2/5 ऑफ L, 2/5 ऑफ L। समझ में आया क्या यहां तक? लोग थोड़ा सा और देख सकते हैं, वो ये कि बेटा K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है ना, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। अगर पहले वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K था, जब टूटने से पहले K था, तो टूटने के बाद इंडिविजुअल का कितना हो जाएगा, देखो K1 कितना आ जाएगा, K1, तो K1 हम लोग जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है या L1 है। L कितना है, L कितना है, L है बेटा, L है बेटा, किसके बराबर है L, 3 × L/5। आया क्या, 3L/5 था। अच्छा, यस सर। और L किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यानी बेटा जैसे ही आप स्प्रिंग को कट करेंगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्प्रिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि यानी कि आप खुद भी करना, एक आपके पास पेन का स्प्रिंग है, उसको कट कर दो, छोटा हो गया, उसको कंप्रेस करना या उसको खींचना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू बड़े वाले, है ना। तो जैसे जैसे आप लेंथ कंपेयर छोटा करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट अच्छा होता जाएगा। K2 को आप लिखें तो कितना लिख सकते हैं, सिमिलरली K2 को आप लिख सकते हैं 5/2 टाइम्स ऑफ K लिख सकते हैं। क्या ये बातें समझ में आई बेटा?